हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। चैप्टर 3 क्लास 11 पीरियोडिक टेबल चल रहा था। काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो समझते बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पहले हेडिंग लगाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। शॉर्टकट में आईपी और आईई हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पर बच्चों दो वर्ड है, एक है आयोनाइजेशन और दूसरा है एंथैल्पी। आयोनाइजेशन का मतलब होता है टू आयोनाइज्ड एन एटम, किसी एटम को आयोनाइज्ड करना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों किसी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल देना या तो इलेक्ट्रॉन दे देना। इस केस में हम एटम को आयोनाइज करेंगे बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, तो बाय रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो बच्चों क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं कि एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आसानी से, ऐसा नहीं हो बच्चों। कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कोई एटम है जिसके अंदर जो है प्रोटॉन है और उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, अच्छा, जब आप कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करते हो तो बच्चों क्या होता है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है। और किस इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन ने पकड़े हुए हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि इस अट्रैक्शन फोर्स को आप ओवरकम कर दो और इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो आपने एनर्जी दी तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या बनी देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी को हम क्वांटाइज कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सीधी सी बात है कि अमाउंट एनर्जी की कितनी चाहिए किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बच्चों सब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, किस फॉर्म में चाहिए होती है हमें, किलो जूल पर मोल या जो है किलो कैलोरी पर मोल, इसमें हम उसको काउंट करेंगे। सबसे पहले चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अमाउंट की जगह मिनिमम अमाउंट लिखेंगे, ज्यादा अच्छा है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। बस इतनी होगी डेफिनेशन। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें उस एनर्जी को ही हम जो है क्वांटाइज करेंगे, उसको नापेंगे जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल दे। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी एटम को आप एनर्जी देते हो
तो सबसे आसान जो है एटम जो है जब गैसियस फॉर्म में होता है तब उससे निकालना आसान होता है। मान लीजिए कोई एटम सॉलिड है तो उसने उसको आपने एनर्जी दी तो पहले वो गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहां पर थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम व्हेन एटम प्रेजेंट, अरे क्या हो रहा है, एटम प्रेजेंट इन इट्स EOUS गैसियस स्टेट, इन इट्स गैसेस स्टेट। तो एटम किस स्टेट में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा IH। बस ये सिंबल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। जितनी भी एंथैल्पी आएगी किस में रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, डेल्टा IH। ठीक है, और एनर्जी को मेजर करने के जो टूल होते हैं, ये जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो किलो कैलोरी पर मोल, या किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जो भी एनर्जी आएगी डेल्टा IH इक्वल टू मान लिया जाए 372 किलो जूल पर मोल, इस तरह लिखोगे आप इसे। ठीक है बच्चों, समझ में बात। तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल मैंने लिखा है M, मान लिया जाए, है ना, M फॉर एनी एलिमेंट, कोई सिंबल नहीं है, और ये इसकी गैसियस फॉर्म में है, तो G लिखा हमने यहां पर। ठीक है, अब आप इसको कुछ एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, M+, यानी आयन बन गया ये। ठीक है, और ये आयन भी किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। इस तरह इक्वेशन लिखोगे, एनी एटम इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, इफ एनर्जी इज सप्लाइड द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव एंड एटम कन्वर्ट इनटू इट्स आयन। लेकिन दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, गैसियस फॉर्म में रहेंगे। तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है जब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे। समझ में बात आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये एनर्जी ही आपको क्वांटाइज करनी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और चीज, जब भी आप एटम को एनर्जी सप्लाई करोगे तो बच्चों ये जो रिएक्शन होगी, ये जो होगी इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। दो टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एंडो एंड एक्सो। एक्सोथर्मिक में जिस रिएक्शन में एनर्जी रिमूव होती है, लेकिन यहां पर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा IH की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस। ठीक है, आगे पढ़ोगे आगे से। कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो नोट करते जाओ जरा फटाफट। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज आती है, मान लिया जाए किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, या किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में 30 हो सकते हैं, डिपेंड करता है एटम कौन सा है। ठीक है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे को निकालोगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरे को निकालोगे फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरह एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने टाइप की उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक टर्म्स हम यूज करते हैं जिसका नाम है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है टू रिमूव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, टू रिमूव number of electrons from an atom।
एक भी निकाल सकते हो, दो भी निकाल सकते हो, तीन भी निकाल सकते हो, चार भी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम। आप देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 283, ठीक है। अच्छा, जब एल्यूमिनियम को आप एनर्जी दोगे डेल्टा आई एच, ठीक है, तो एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी है डेल्टा आई एच, उसको हम लिखेंगे 1, H1। H1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसका सिंबल ये हुआ। डेल्टा आई एच तो सबके लिए है, लेकिन 1 क्यों लिखा, पहले इलेक्ट्रॉन के निकालेगा तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है बच्चों, अब एल्यूमिनियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 12, तो 282 हो गया इसका सिंबल। दोबारा से आपने कुछ एनर्जी इसमें खर्च की, तो अब एल्यूमिनियम जो है 2 पॉजिटिव हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और निकल लिया एल्यूमिनियम से। अच्छा देखो यहां पर हमें समझ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेशन डेल्टा आई एच 2। अब एल्यूमिनियम 2 प्लस, इसका सिंबल है 281, है ना, कितने बचे इसमें, 11 बचे, एक और निकालोगे आप डेल्टा आई एच, एनर्जी दी आपने तो हो गया एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक है, तो यहां पर आएगा डेल्टा आई एच 3, ठीक। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी एक ही एटम से आप पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। अब देखो इनकी वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूं, फिर थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। 577 किलो जूल पर मोल। अच्छा, याद रखने की जरूरत नहीं, केवल मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, है ना। 1795 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और लास्ट वाली हमें 2758 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी किसी एटम से आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कोई ना कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए उस एनर्जी की वैल्यू है 577 किलो मीटर, लेकिन जब बच्चों आप उसी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी की वैल्यू है बढ़ जाएगी। फिर दोबारा उसी एटम से आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो एनर्जी की वैल्यू और बढ़ जाओगी, और बढ़ जाएगी, देख रहे हो ना। तो एक ही एटम की बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है सेकंड से, और सेकंड हमेशा कम होती है थर्ड से। यानी किसी एटम की जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, डेल्टा आई एच 3 विल बी मैक्सिमम, डेल्टा आई एच 2 और डेल्टा आई एच 1, हमेशा ये ऑर्डर होगा, ठीक है। आई पी ऑलवेज फॉर एन एटम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड विल बी मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम में जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, ये हो रहा ना। देखो इसके अंदर भी 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अगर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतरे रहेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और बच्चों जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, देखो इस पेन को मैं टाइट से पकड़ रहा हूं तो इसको निकालना मुश्किल है। समझो ये मेरा हाथ क्या है, प्रोटॉन के जैसे काम कर रहा है, और ये जो पेन है ये इलेक्ट्रॉन है। तो जितना टाइटली मैं इसको पकड़ूंगा उतना ज्यादा मुझे इस पेन को निकालने में एनर्जी चाहिए होगी, जितना लूज में पकड़ूंगा उतना आसानी से पेन निकल जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी होती है। जितना न्यूक्लियस टाइटली जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा उतना मुश्किल उस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, लूज होगा, उतना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं, प्रोटॉन उतनी है,
तो इलेक्ट्रॉन के कम होने से प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, मोर एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड। और जब बच्चों ज्यादा एनर्जी नीडेड होती है तो हमेशा आईपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए थर्ड हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से। समझ में आ गया? एक ही एटम की बात कर रहे हैं हम ना, अलग अलग एटम की नहीं। तो ये था हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन पे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस हिसाब से आईपी की वैल्यू कम और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आईई इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में आईपी की वैल्यू कम और ज्यादा कैसे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो मैंने यहां पर सिंबल बना रहा हूं, ये ग्रुप का और ये पीरियड का। ठीक है भाई, ये पीरियड है लेफ्ट टू राइट, ये ग्रुप है टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अच्छा, जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन द पीरियड व्हेन गोज टू, व्हेन इधर लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। तो बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको मालूम है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ये तो माना, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होगी, डिक्रीज साइज इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। तो अब मुझे बताइए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, डिक्रीज साइज, मोर एनर्जी इज नीडेड, more energy is needed to remove electron, और अगर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो जो आईपी की वैल्यू होगी वो ज्यादा हो। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या पढ़ना है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो देखो लिथियम से और फ्लोरीन तक जाने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लोरीन की ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी। लेकिन बच्चों कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छा चलो ग्रुप की बात करते हैं। इन ए ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा टॉप टू बॉटम आने में क्या चीज होती है, साइज बढ़ता है ना, साइज इंक्रीज होता है। और साइज क्यों इंक्रीज हुआ बच्चों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है और रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, ये तो हुआ। ठीक है, इंक्रीज रिपल्शन फोर्स। और रिपल्शन फोर्स क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि मिडिल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो बच्चों अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज। और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो आपको कम अमाउंट चाहिए, लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आईपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बस ये फर्क है। तो सारा खेल किसका है बच्चों, इस अट्रैक्शन फोर्स का, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। ऊपर से नीचे आने पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर सीधी सी बात आपको पूछा जाए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है,
ये ऊपर से नीचे एक ही ग्रुप में है, तो पोटेशियम की आईपी कम होगी, लिथियम की आईपी सबसे ज्यादा होगी। उसी तरह आपको पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी आईपी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। ठीक है बच्चों, चलो एक चीज और, अगर बात की जाए इनर्ट गैस की, है ना, इनर्ट गैस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब 18 ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है बच्चों, तो जो इनर्ट गैस है, लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह का है, 2 8 2 8 8 2 8 18 8 ऐसा कुछ है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह का होने की वजह से इट इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों जब कोई चीज स्टेबल होती है और उसको आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी बच्चों तो जो आईपी की वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू किसकी होती है बच्चों, इनर्ट गैसेस की, क्योंकि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है हर किसी एटम की अगर मैं बात करूं। ठीक है, सपोज मैं अगर लिथियम से लेकर और फ्लोरीन तक जाता हूं और फ्लोरीन के बाद नियोन जाता हूं किसी एक ग्रुप में, तो किसी एक पीरियड में, तो पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका मिलेगा, इनर्ट गैस का। और जब सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो नोट करो ये। तो ये था हमारे पास इनर्ट गैस की आईपी क्यों सबसे ज्यादा होती है। तो एक लाइन का आंसर है मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर जो कि आईपी को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर है नंबर 1 एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो आई ई है यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एटॉमिक साइज के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो है ना 1 बाय एटॉमिक साइज। ठीक है बच्चों, अब देखो सपोज हमारे पास है एक लिथियम है और लिथियम के जस्ट इधर है बेरिलियम और लिथियम के जस्ट नीचे है सोडियम। ठीक है, लिथियम से छोटा बेरिलियम है और लिथियम से बड़ा सोडियम है, मालूम है सबका आपको। ठीक है, ये ग्रुप में है और ये पीरियड में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये राइट हैंड साइड तो छोटा होगा, ये नीचे है तो बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या लगता है, ये इससे छोटा है तो बच्चों साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। मान लिए, मालूम है ना आपको, डिक्रीज साइज मींस इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, अभी बताया था। और इंक्रीज साइज डिक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। साइज का अट्रैक्शन फोर्स से काफी गहरा रिलेशन है ना। अट्रैक्शन फोर्स घटने और बढ़ने से साइज और घटता और बढ़ता है। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इसलिए इसका साइज छोटा है, इसका अट्रैक्शन फोर्स इससे ज्यादा है, लेकिन बच्चों इसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। ये तो है ना, तो ये नीचे है, इसका साइज बड़ा है और ये इसका साइज सबसे छोटा है। समझ में बात आ गई। अब देखो, तो इसकी आईपी सबसे कम होनी चाहिए और इसकी आईपी जो है सबसे ज्यादा होनी चाहिए और इसकी आईपी सबसे कम होनी चाहिए। तो अगर मैं आईपी की वैल्यूज देखूं बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो जो लिथियम है उसकी आईपी है
520 किलो जूल पर मोल, इतनी है 520 किलो जूल पर मोल। बेरिलियम की आईपी की बात करें तो 899 किलो जूल पर मोल, और अगर सोडियम की बात करें तो 490 किलो जूल पर मोल। देखो केजे पर मोल, केजे पर मोल, है ना। चलो अब देखो, लिथियम बेरिलियम से कम आईपी रखता है, ये ज्यादा आईपी रख रहा है, इसकी ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इस पर जो है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और इस वजह से इसका साइज छोटा है। तो साइज छोटा होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो बच्चों आईपी की वैल्यू भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो बढ़ गई। अच्छा, लिथियम और सोडियम की बात करें तो लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, ठीक है। तो साइज बड़ा होने से अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो आईपी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। देखो आईपी की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से आप साइज से आईपी की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, टाइट पकड़ा मैंने, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आईपी वैल्यू बढ़ेगी। लूजली बाउंड है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, आसानी से निकाल सकते हो, तो एनर्जी कम लगी, वही कहानी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है ना, दूसरा फैक्टर। एक तो हो गया हमारे पास एटॉमिक साइज, दूसरा यहीं पर लिख लो आप, न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, सीधी सी बात है, ठीक है। और बच्चों अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी मोर एनर्जी नीडेड, और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यहीं पर ये काम हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट जाने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आईपी की वैल्यू बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। तीसरा बच्चों हमारे पास जो फैक्टर है वो आता है, देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों रिपल्शन, ये तो बताया था। और रिपल्शन किसकी वजह से? जो मिडिल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए, लिथियम में केवल 2 ऑर्बिट हैं, 2n1 ऐसे है, और सोडियम के पास 3 ऑर्बिट है, 281, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्शन किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सोडियम में ज्यादा होगा, क्योंकि सोडियम के पास इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इनर इलेक्ट्रॉन कम है। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब जो है इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रिपल्शन बढ़ने से, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? कम अमाउंट चाहिए एनर्जी की उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। रिपल्शन यानी उसको दूर फेंक रहा है, रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की, सीधी सी बात है। इसीलिए जो सोडियम की देखो वैल्यू कितनी होगी 490, और लिथियम की कितनी है 520। लिथियम ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है, सोडियम कम वैल्यू दिखा रहा है। सोडियम में ज्यादा रिपल्शन है, लिथियम में कम रिपल्शन है, ठीक है। समझ में बात आ गई? चलो अच्छा, अब चौथा ये देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं, है ना। ये 3 हो गए पूरे, अब फोर्थ वाला हमारे पास है, नंबर 4 है ना, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल भी किस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को
चेंज करती है। तो जब हम ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं तो तीन तरह की कंडीशन बनती है। एक बनती है बच्चों फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। एक होती है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, और एक होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तीन कंडीशन बनती है जब आप ऑर्बिटल को भरोगे, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं एग्जांपल ले देता हूं पी ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में बच्चों तीन खाने होते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। तो ये मैंने जो है पी ऑर्बिटल बना दिया और ये मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अच्छा, फुल फिल्ड का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल है। तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो अगर इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए हैं, इट इज कॉल्ड फुल फिल ऑर्बिटल। कंसेप्ट क्लियर? हाफ फील्ड की बात करें, हाफ, हाफ का मतलब होता है जस्ट हाफ। तो 6 का कितना हाफ हुआ? 3। तो ये कंडीशन अगर बनेगी तो बच्चों इसको बोलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। पार्शियली फील्ड मतलब इसके और इसके बीच की कंडीशन, न तो 3 न तो 6, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सपोज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अगर इस टाइप के इलेक्ट्रॉन आते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरह डी में भी होता है, एफ में भी होता है। तो पी का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अगर बच्चों इन तीनों की स्टेबिलिटी को हम चेक करें, तीनों की, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और इट इज ऑल्सो मोर स्टेबल। यानी बोलने का मतलब यह है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ये कम स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है ना। तो इसका मतलब होता है मोर एनर्जी नीडेड। ये तो है ना, यहां पे भी ज्यादा एनर्जी नीडेड। मोर स्टेबल का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और जब ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी तो बच्चों जो आईपी है वो ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर भी आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन स्टेबिलिटी कम है, आसानी से रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लेस एनर्जी नीडेड, और लेस एनर्जी नीडेड होगा बच्चों तो आईपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। समझ में बात आ रही है? तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आईपी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी। तो कंसेप्ट क्लियर होगा कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। मोर एनर्जी नीडेड, मोर विल बी आईपी, लेस एनर्जी नीडेड, लेस विल बी आईपी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं कैसा कैसा आता है। देखो कई बार ये हो गया, नोट कर लिया सबने, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में बाद में है, नाइट्रोजन पहले है, ऐसा है ना, ठीक है। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। अभी बोला क्या था, लेफ्ट से लेकर राइट जाने पे आईपी की वैल्यू बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों यहां पर एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। ध्यान रखिए भाई, है ना। ऐसा क्यों? देखो, ऑक्सीजन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो कितने होते हैं भाई? यहां पर जो है 8 ऑक्सीजन और 7 नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p4 ऐसे कुछ आएगा। 1s2 2s2 2p3,
अब चेक कीजिए बच्चों, देखो ये जो 2p3 है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ऐसा है ये, और ये 2p फील्ड है, ये पार्शली फील्ड है। 1 2 3 4, ये देखिए 4 आ रहा है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल? ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, ये तो हुआ ना, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये पार्शली फील्ड है। तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसीलिए नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की आईपी कम होगी। मैं फर्स्ट आईपी की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ रही है? तो यहीं पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने में आईपी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, लेकिन बच्चों ऑर्बिटल के कंसेप्ट के वजह से नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होगी बजाय ऑक्सीजन से। समझ में बात आ गई, और रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अच्छा देखो, यहां पर एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं ऑक्सीजन की फर्स्ट आईपी और नाइट्रोजन की फर्स्ट आईपी की तुलना करूं तो ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, ऐसे कुछ है यहां पर कंसेप्ट। अब बच्चों अगर हम बात करें ऑक्सीजन की सेकंड आईपी और नाइट्रोजन की सेकंड आईपी, कौन अब ज्यादा होगा? अब बच्चों ऑक्सीजन की सेकंड आईपी ज्यादा होगी और ये कम होगी। अब देखो सेकंड आईपी में मतलब मुझे अब ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और सेकंड की बारी आएगी, सेकंड वाला है ना ये, सेकंड हाइड्रोजन यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो बच्चों ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अभी कैसा है, ऐसा, इससे आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद है ना 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा नाइट्रोजन की फर्स्ट कैसा था, ऐसा, अब नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा। अब बच्चों इस कंडीशन को आप कंपेयर करो, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो यहां पर ऑक्सीजन ऐसा होगा और नाइट्रोजन ऐसा होगा। अब देखो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल जस्ट हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके। अब ये पार्शियली फिल्ड हो गया नाइट्रोजन, समझ में बात आ रही, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो आईपी है वो उनके ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फर्स्ट आईपी में नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम है, लेकिन बच्चों सेकंड आईपी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा और नाइट्रोजन कम हो जाएगा। समझ में बात आ रही? तो इस तरह से हम इन कंसेप्ट को सीखते हैं, तो नोट करो जरा फटाफट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना बच्चों, ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जनरली हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां पे न्यूक्लियस रखूं, ये न्यूक्लियस है और इस तरह होता है ना, तो बच्चों न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी सी दूर पी, फिर डी, देन एफ। तो यानी किन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, एफ इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, डी को थोड़ा मुश्किल, पी को और मुश्किल, एस को सबसे मुश्किल। तो बच्चों यहां पर जो है इस तरह से आपको एनर्जी की
जरूरत पड़ेगी, यानी s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो समझ में बात मेरी? ठीक है। अब देखो इस पर आईपी पर क्या फर्क पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेरिलियम एंड बोरान। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए तो 1s2 2s2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 1s2 2s2 2p1, ये देखो आ गया। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में दोनों की पोजीशन को देखिए तो बेरिलियम पहले है, बोरान बाद में है। ये लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे तो आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन बच्चों यहां पर उल्टा सिस्टम है, बेरिलियम की आईपी बोरॉन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? देखो इससे आपको पता चल जाएगा। जब आप बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने तो किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? पी से। सिंपल सी बात, यहां से पी से निकालोगे ना, और यहां से एस से निकालोगे। तो अब मुझे बताइए किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है? एस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बजाय पी के। इसीलिए जो बेरिलियम की आईपी है वो बोरॉन से ज्यादा होगी। और रीजन क्या है? बेरिलियम के एस ऑर्बिटल से निकालने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, बोरॉन के पी ऑर्बिटल से निकालने में एनर्जी कम चाहिए होती है। रीजन एस ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पी ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर होते हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सॉरी कम एनर्जी होती है। समझ में बात आ गई? तो ये कंसेप्ट है ऑर्बिटल के टाइप का, ठीक है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है बच्चों जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये देखिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एस ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पी ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा। एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसीलिए बच्चों जो मैग्नीशियम की आईपी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सिस्टम है पूरे के पूरे। तो कहानी बस ये है बच्चों के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप खर्च करते हो उसको हम बोलेंगे आईपी। और जो एनर्जी है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसा न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल के शेप पर डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, इन सब पे। लेकिन सबके सबों का कंक्लूजन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इसको अगर मैं टाइट पकड़ता हूं यानी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसको आपको निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आईपी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अगर मैं लूजली इसको बाउंड करता हूं, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, तो कम एनर्जी लगी तो आईपी की वैल्यू भी घटेगी। बस ये इसका जो है सारांश है, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू वेरी मच।